हेलो एवरीवन। अब यहाँ से अपन डिडक्शन शुरू करते हैं। तो ये सेक्शन 57, 58, 59 बहुत ही सिंपल रहते हैं, एक बार पढ़े तो भी काफ़ी है, कोई खास इसमें याद रखने की चीज़ें नहीं है, एक दो तीन चीज़ें बस। तो देखो 57 जो है ये है डिडक्शंस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इसमें बहुत सिंपल रहता है। पहला दिया है कि इन केस ऑफ डिविडेंड and interest on securities any sum paid by way of commission or remuneration, यानी अगर हमारा डिविडेंड इनकम है या इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज से इनकम आ रहा है और हमने किसी को कमीशन पे किया है इनको रिकवर करने के लिए, डिविडेंड लाने के लिए, इंटरेस्ट रिकवर करने के लिए किसी को हमने कमीशन दिया है जैसे बैंक वगैरह को या रेम्यूनरेशन, तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। बहुत सिंपल है। आजकल तो कुछ रहता नहीं, पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि डिविडेंड का चेक आता था, चेक को रियलाइज करने के लिए भी बैंक कमीशन लेता था। आजकल तो ऐसा नहीं, ईसीएस से डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आ जाता है, तो ऐसा कोई एक्सपेंस होता ही नहीं। फिर सेकंड पे है कि अगर आपकी इनकम है वो रेंटल वाली, क्लॉज 2 एंड 3 वाली, क्लॉज 2 एंड 3 जो हमने देखा था जिसमें था रेंटल इनकम ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर या फिर बिल्डिंग अलोंग विद प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर, तो वो वाले केस में जो बिजनेस हेड में हम 3 सेक्शंस के डिडक्शन लेते हैं 30, 31, 32। 30, 31 में क्या है, इंश्योरेंस वगैरह आता है, रेंट इंश्योरेंस वगैरह, और 32 में डिप्रिसिएशन। तो वो तीनों सेक्शन जैसे बिजनेस हेड में हम क्लेम करते हैं वो तीनों हम अदर सोर्सेज में भी क्लेम कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास मशीनरी फर्नीचर वगैरह है और आप रेंट पे देते हो और रेंटल इनकम को अगर अपन आईओएस में लेंगे तो वो मशीनरी या जो भी फर्नीचर है या बिल्डिंग उसका डिप्रिसिएशन का डिडक्शन अपने को मिलेगा। कैलकुलेशन सेम होगा जैसे हम बिजनेस साइड में करते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट मेथड पे। सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 38, यानी कि वो ये कि पूरा का पूरा वो बिजनेस में यूज होना चाहिए, यानी कि फुल इनकम इस पे आनी चाहिए। अगर पार्ट बिजनेस और पार्ट नॉन पर्सनल यूज वगैरह है तो फिर पार्ट का ही डिडक्शन अपन देंगे। फिर उसके बाद है अगर आपको फैमिली पेंशन इनकम हो रही है, जैसे कि मिस्टर जोसेफ थे, मर गए, तो मिसेस जोसेफ को अब फैमिली पेंशन मिलता है, तो वो फैमिली पेंशन अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। तो उसमें से एक डिडक्शन होता है 33%, यानी कि 1/3 ऑफ द पेंशन, और 15,000 रुपीज विच एवर इज लेस। ये एक डिडक्शन, इसको याद रखना है। 1/3, 33.3 यानी 1/3 ऑफ द पेंशन या 15,000 रुपीज विच एवर इज लेस फैमिली पेंशन में से। और उसके बाद एनी अदर एक्सपेंडिचर है नॉट बीइंग कैपिटल, यानी कि रेवेन्यू होना चाहिए, laid out or expended wholly and exclusively for the purpose of making or earning such income। तो ये जनरल है, जैसे बिजनेस में 37 होता है ना, वैसे है। any other expenditure which is for the purpose of earning the income chargeable under the head other sources। जो भी इनकम हम चार्ज कर रहे हैं, अगर वो इनकम अर्न करने के लिए अगर कोई खर्चा हुआ होगा एक्सक्लूसिवली फॉर दैट अर्निंग ऑफ इनकम, तो उसका डिडक्शन अपने को मिलेगा। और आखिरी जो डिडक्शन है ये वही है जो हमने कैपिटल गेन में स्टडी किया था। इंटरेस्ट ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन अगर है तो उसमें 50% एड हॉक डिडक्शन मिलता है, बताया था मैंने आपको, तो वो है इसमें, सिंपल है, 50% डिडक्शन। फिर अमाउंट नॉट डिडक्टिबल है सेक्शन 58, जैसे बिजनेस हेड में बहुत सारे सेक्शंस थे, सेक्शन 40 वगैरह, तो वैसे यहाँ पे भी है। तो देखो उसमें बहुत सिंपल है बिल्कुल। तो उसमें पहला क्लॉज है ए, उसमें लिखा है पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। सेकेंडली एनी इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर द एक्ट पेएबल आउट ऑफ इंडिया ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन पेड और डिडक्टेड। इंटरेस्ट अगर किसी फॉरेन पार्टी को हम पे कर रहे हैं और उस पर टीडीएस नहीं काटा या काटने के बाद गवर्नमेंट को नहीं भरा तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। देन सैलरी इफ पेएबल आउट ऑफ इंडिया, ये भी आउटसाइड इंडिया, unless tax has been paid thereon or deducted therefrom under chapter 17B। ये टीडीएस का चैप्टर होता है 17B, ये भी वक्त आने पर हम पढ़ेंगे। तो 2 पॉइंट है इसमें, इंटरेस्ट है और सैलरी है, दोनों आउट ऑफ इंडिया पेएबल है और उस पर टीडीएस अगर नहीं काटा या काटने के बाद नहीं भरा तो वो डिसअलाउ हो जाएंगे।
देन 30% ऑफ एनी सम पेएबल टू अ रेसिडेंट, उसके बाद रेसिडेंट वाला आता है। तो नॉन रेसिडेंट में दो आते हैं, एक इंटरेस्ट हो गया, एक सैलरी हो गया। और अब रेसिडेंट में वैसे ही है जैसे बिजनेस हेड में होता है। बिजनेस हेड में हम कहते हैं ना 30% डिसअलाउ करते हैं, सम पेएबल टू रेसिडेंट विदाउट टीडीएस। तो यहाँ पे भी सेम है, 30% डिसअलाउ हो जाएगा, on which tax is deductible at source and such tax has not been deducted or after deduction has not been paid on or before the due date under 139(1). So this is absolutely copy of business head, same to same है। और प्रोविजोस भी सेम है कि अगर टैक्स हमने डिडक्ट नहीं किया और फिर अगले साल डिडक्ट कर दिया, then 30% of the sum shall be allowed as deduction in that year। पश्चाताप जो रहता है कि लास्ट ईयर डिडक्ट नहीं किया था तो 30% डिसअलाउ हो गया, बाद में अगर कभी तो भी हम डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर देंगे तो वो 30% जो लास्ट ईयर डिसअलाउ हुआ था वो फिर उस साल में अलाउ कर दिया जाएगा। And further provided that where the assessee fails to deduct the whole or any part of the tax in accordance with Chapter 17B on any such sum but is not deemed to be an assessee in default under 2011, then for the purpose of this subclause it shall be deemed that the assessee has deducted and paid the tax on such sum on the date of furnishing the return of income by the resident payee referred to in the proviso। ये भी वही है, सेम टू सेम है बिजनेस हेड वाला। ये वाला केस क्या है कि जो पेयर है उस बेचारे ने जो टीडीएस काटा नहीं, लेकिन जो पेई होता है वो अपने आप जाके रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करके उसमें इनकम को शो करता है और उस पर टैक्स पे कर देता है। पेई अगर रिटर्न फाइल करे और टैक्स को पे कर दे इसी इनकम पे तो फिर पेयर को बेगुनाह माना जाता है। तो ये वही केस है। तो फिर ऐसा मानेंगे कि पेयर ने वो टीडीएस काट के भर दिया, कब? जब इसने रिटर्न फाइल किया। तो जब ये रिटर्न फाइल करता है तब ये मानेंगे कि इसका गुनाह माफ हो गया। तो वो सारे पॉइंट्स है। देन एनी सम पेड ऑन अकाउंट ऑफ वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स पुराना है, पहले होता था, अभी तो खत्म हो गया, तो वेल्थ टैक्स का डिडक्शन डिसअलाउड था। देन प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 40A शैल अप्लाई। 40A जैसे बिजनेस हेड में लगता है वैसे ही अदर सोर्सेज में लगेगा, ऐसा बोला है। तो 40A में कितने आते हैं? 48(2) आता है पेमेंट टू रिलेटिव्स, एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव्स, तो वो अदर सोर्सेज में भी लगेगा सेम टू सेम। फिर 3 आता है 48(3) कैश पेमेंट्स डिसअलाउ हो जाएंगे 10,000 के ऊपर वाले, तो वो यहां पे भी लगेगा। देन 48(7) रहता है प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी वगैरह एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू नॉन स्टैट्यूटरी फंड्स ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज। तो वो सारे सेक्शन जैसे बिजनेस हेड में लगते हैं वैसे ही अदर सोर्सेज में भी लगेंगे, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। और आखिरी में सबसेक्शन 4 है, सबसेक्शन 3 कुछ भी नहीं है, ठीक है, फिर सीधा 4 है कि वो जो कैजुअल इनकम थी ना, विनिंग वाले जो पॉइंट थे, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, अदर रेसेस, क्रॉसवर्ड पजल्स, लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग, तो वो इनकम कैलकुलेट करने के लिए नो एक्सपेंडिचर और अलाउंस विल बी गिवन, नो डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंस शैल बी मेड। यानी कि ये इनकम कैलकुलेट करते समय कोई डिडक्शन तुमको नहीं मिलेगा, इवन खर्चे का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, नॉर्मल खर्चों का भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, कोई डिडक्शन नहीं। लॉटरी टिकट 100 रुपए की खरीदी उसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, 500 रुपए जीते वो टैक्सेबल, और कोई अलाउंस नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट इसमें से सेट ऑफ लॉस वगैरह भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। लेकिन उसमें प्रोविजो हाउएवर में लिखा है कि ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का अगर आपका एक्टिविटी है, स्टड फार्म चलाने का अगर आपका काम है, तो उस केस में आपको एक्सपेंसेस अलाउ रहेंगे, वहां पे डिसअलाउड नहीं है। दिस इज ओनली विनिंग केस में डिसअलाउड। बाकी स्टड फार्म चलाने का काम है तुम्हारा, वहां पे सारे एक्सपेंस वगैरह नॉर्मल जो अलाउ होते हैं वैसे होंगे। तो ऐसा सेक्शन 58 है। और लास्ट में 59 होता है। दिस 59 इज कॉपी ऑफ 41(1). बिजनेस हेड में 41(1) था ना, कि पहले अगर एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिल जाए और वो एक्सपेंडिचर बाद में रिकवर हो जाए
या लाइबिलिटीज का डिडक्शन लिया और वो सीज हो गई तो उसको इनकम मानेंगे। सेम यहाँ पे रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस अर्लियर अलाउड एज डिडक्शन, तो लिखा ही है उसमें, देखो प्रोविजंस ऑफ 41(1) शैल अप्लाई, यानी पहले कोई खर्चों का डिडक्शन ले लिया है और बाद में वो रिकवर हो जाते हैं या लाइबिलिटीज सेसेस हो जाती है, सीज टू एग्जिस्ट, तो उसको इनकम माना जाएगा। वेरी सिंपल। तो इस तरह से ये हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एक बार पढ़ के रख देने का है। शुरू में जो 2-3 पॉइंट बताए खास करके वो डिविडेंड वाला और गिफ्ट वाला, तो ये 2-3 पॉइंट काम के है, बाकी ओवरव्यू करके रख दो, दैट्स इट। ओके।